बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम देखने जा रहे हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में पिछली क्लास में हम लोगों ने बर्नौली थ्योरम पढ़ा था। आज हम उसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल में बर्नौली थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले जरा समझते हैं। केस वन, मान लीजिए हम आपसे ऐसे बोले हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने यहाँ पर एक स्मॉल ऑरिफिस यहाँ पे बनाया, मान लो बॉटम पे बनाया स्मॉल ऑरिफिस। इसका एरिया स्मॉल ए है और कंटेनर का बेस एरिया कैपिटल ए है। और इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा गया है उसकी डेंसिटी रो है और हाइट एच कही गई है। ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी हो गया रो और ये हाइट दिया गया एच। तो जिस समय का ये हाइट एच है, हमसे कह रहे हैं उस समय इस ऑरिफिस से जो लिक्विड जेट निकल रहा होगा उस लिक्विड जेट की क्या फ्लो वेलोसिटी होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस ऑरिफिस से निकलने वाले लिक्विड जेट की वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या कहता था कि अगर आइडियल फ्लूइड है तो आप कोई भी दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और आइडियल फ्लूइड में एनर्जी बताइए किसी भी पॉइंट के पास तीन तरीके की होती थी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं फ्री सरफेस पर, ये बात ध्यान रखो, पहला पॉइंट हमने फ्री सरफेस पे लिया। दूसरा पॉइंट हमने इस ऑरिफिस के जस्ट बाहर यहां पे ले लिया, यहां पर ये पॉइंट 2 है। तो जो पॉइंट 2 है वो हमने इस लिक्विड जेट में जस्ट आउटसाइड लिया है और इसकी वेलोसिटी हमने v2 मान ली है। और ये 1 पॉइंट बताओ, जैसे ही लिक्विड यहां से बाहर आएगा ये लेवल नीचे जाएगा तो 1 पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा होगा। इसकी वेलोसिटी हमने v1 मान ली है। इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। हमको ये वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स निकालना है तो पहले अच्छे समझो, हमने दो पॉइंट कंसीडर करें। एक पॉइंट फ्री सरफेस पर, एक पॉइंट इस ऑरिफिस के जस्ट आउटसाइड माना है। कहां पे? जस्ट आउटसाइड। तो बताओ यहां का प्रेशर भी पीएटीएम है क्योंकि ये कंटेनर के बाहर आ गया है, जस्ट आउटसाइड आ गया तो यहां का प्रेशर पीएटीएम। और ये बताओ फ्री सरफेस पर है तो ये भी ओपन एटमॉस्फेयर में है, इसका भी प्रेशर पीएटीएम ही तो होगा। तो पहले जरा समझ लें, अगर हम आपसे कहें यहां पर जरा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, तो पहले तो एक बात समझो, ये एरिया और ये एरिया दिया गया है, दोनों एरिया क्वेश्चन में गिवन है। ये नहीं बोला गया है कि बताइए ये एरिया नेग्लिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बस हमें ऑरिफिस का एरिया स्मॉल ए, कंटेनर का बेस एरिया कैपिटल ए की दोनों की वैल्यू दी गई है। तो यार एक बार बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वास्तव में वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड था कि जितना लिक्विड का क्वांटिटी पर सेकंड यहां से नीचे आएगा उतना ही पर सेकंड क्वांटिटी यहां से बाहर निकलेगा। जितना लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकंड कंटेनर में यहां से नीचे आएगा उतना ही पर सेकंड बताओ ऑरिफिस के थ्रू बाहर आएगा। तो हम एक इक्वेशन v1 v2 में रिलेशन बनाने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। तो ध्यान दें, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से एक इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक इक्वेशन आप लोग बनाएंगे। यहां से पर सेकंड लिक्विड की क्वांटिटी कितनी नीचे आएगी तो वो होगी a इंटू v1, और यहां से पर सेकंड कितना लिक्विड बाहर जाएगा वो होगा स्मॉल a इंटू v2। तो बताओ यहां से अगर हम v1 की वैल्यू निकालें, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू v2, एक रिलेशन आ गया v1 v2 में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। दूसरा रिलेशन हम बनाएंगे बर्नौली थ्योरम से। तो मैं लिखने चला बर्नौली थ्योरम, और याद रहे बर्नौली थ्योरम केवल आइडियल फ्लूइड में ही लगाया जाएगा। अब बताओ बर्नौली थ्योरम क्या कहता था कि आप कोई भी दो पॉइंट पकड़ लीजिए फ्लूइड के, आप उनके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट 1 पकड़ा और एक पॉइंट 2 पकड़ा। 1 पॉइंट फ्री सरफेस पे, 2 पॉइंट ऑरिफिस के जस्ट बाहर है। तो हम एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 2 लिख सकते हैं। और फ्लूइड में, आइडियल फ्लूइड में एनर्जी तीन तरीके की होती है। एक उस पॉइंट का प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, एक रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी, और एक ग्रेविटेशन वो काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बी स्क्वायर।
एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, एक प्रेशर एनर्जी पी। तो बताओ 1 पॉइंट का प्रेशर एनर्जी, यहाँ का प्रेशर PATM प्रेशर एनर्जी। यार बताओ यहाँ प्रेशर को एनर्जी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिस्कस करते हैं, एनर्जी पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी समझो जरा। तो रेफरेंस लाइन अगर हम यही मान लें यहाँ पे, तो यहाँ से बताओ ये कितना ऊपर है? हमने रेफरेंस लाइन एकदम बॉटम पे माना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां से बताओ H ऊपर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, काइनेटिक हाफ रो V1 स्क्वायर। अब आ जाओ 2 पॉइंट जस्ट आउटसाइड है, यहाँ का प्रेशर होगा PATM, पोटेंशियल होगा 0, काइनेटिक होगा हाफ रो V2 का स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर। तो बताओ यहां से PATM से PATM कैंसिल, PATM से PATM कैंसिल। ध्यान देना हमें V2 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। तो बताओ भाई यहाँ पर V1 की वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो इसको हम इधर ले जा रहे हैं। तो देखो रो जी एच बराबर ये आ रहा हाफ रो कॉमन ले लो V2 स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू ये रख दो स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का स्क्वायर और ये V2 का स्क्वायर। रो से रो कट गया, V2 स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बच रहा 1 माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का स्क्वायर बराबर ये हो गया 2GH। तो बताओ जरा यहां से वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स जो V2 आ रहा है वो रूट के अंदर 2GH अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का स्क्वायर। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, जहां पर स्मॉल a ऑरिफिस का एरिया है, कैपिटल A कंटेनर का बेस एरिया है, और ये जो H है, ध्यान रहे जो H हम लोग यहां लिखते हैं वो H हम चलो यहीं पे डिफाइन कर दे रहे हैं। H इस ऑरिफिस के ऊपर लिक्विड कॉलम की हाइट, H इज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एबव ऑरिफिस। ऑरिफिस के ऊपर लिक्विड कॉलम की जो हाइट है उसे हम लोग H बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का जो रिलेशन आ रहा है वो आ गया, देखिए यहां पर रूट 2GH अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर? ठीक है, नोट करो बच्चों। अब देखिए जरा, कई बार सवाल में ये बोल देते हैं कि ऑरिफिस का एरिया कंटेनर के बेस एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा है, ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं। या तो क्वेश्चन में वो देंगे कि ऑरिफिस एरिया कंटेनर के बेस एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा है, या फिर वो ऑरिफिस का एरिया देंगे ही नहीं और कंटेनर का एरिया देंगे ही नहीं। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि हमें इन एरिया को कंसीडर नहीं करना है, तो हमें ये मान के चलना है कि ऑरिफिस बहुत ही छोटा हमने किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं जरा। देखिए भाई, अगर ऐसा हो जाए कि कंटेनर का जो ऑरिफिस है उसका एरिया बहुत ही स्मॉल है, मान लो हमने यहाँ ऑरिफिस बनाया है, यहाँ तक लिक्विड भरा है ऐसे, और हमने ऑरिफिस यहाँ बनाया, ये ऑरिफिस एरिया A और कंटेनर का बेस एरिया कैपिटल A। पूरी हाइट कैपिटल H है और ऑरिफिस के ऊपर ये हाइट स्मॉल h है। यहां से लिक्विड जेट ऐसे बाहर आ रहा होगा,
हमको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना है, तो ये मान लो यहाँ पे v वेलोसिटी, ठीक है, या इसको हम लोग v2 बोलते थे, याद करो। एक पॉइंट हम यहाँ और इसके जस्ट बाहर 2 पॉइंट मानते थे, एक पॉइंट फ्री सरफेस पे 1 पॉइंट मानते थे, और 1 पॉइंट नीचे की तरफ मान लो v1 से जा रहा है। अब अगर वो ये बोल रहे हैं कि ऑरिफिस एरिया कंटेनर के बेस एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा है, ऐसे दिया जाएगा सवाल में, या फिर नहीं दिया जाए तो हम उसे नेग्लिजिबल मानेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक। तो बताओ स्मॉल ए कैपिटल ए के कंपेयर में अगर बहुत छोटा है, तो बताओ अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं तो कैपिटल ए, ये वाला पॉइंट देखो कैपिटल ए एरिया में है, तो कैपिटल ए इंटू v1, ये हो गई लिक्विड की वो क्वांटिटी जो यहां से पर सेकंड नीचे आएगी, उतना ही पर सेकंड इस ऑरिफिस के बाहर जाएगा, तो स्मॉल ए इंटू v2। तो जरा बताओ यहां से v2 या v1 की वैल्यू बताओ, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू v2। बताओ स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत छोटा है, तो दिस नंबर टेंडिंग टू 0, तो बताओ v1 टेंडिंग टू 0, इसका मतलब v1 को हम 0 मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ऐसा बोल दिया जाए कि जो ऑरिफिस हमने बनाया है, हमने इस कंटेनर में यहाँ पंचर किया है, अगर ऑरिफिस का एरिया बहुत छोटा है, तो इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल है उसकी फ्लो वेलोसिटी 0 मान ली जाए, ये मतलब हो गया। तो बताओ इस v2 को फिर हम केवल v बोले दे रहे हैं, इस v2 को हम केवल v बोल दे रहे हैं, हमको अब बताओ यही v निकालना है। तो हम पता क्या करेंगे, फिर से हम 2 पॉइंट, एक फ्री सरफेस पर एक ऑरिफिस के जस्ट बाहर, इन 2 पॉइंट के बीच में लगाने चले एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब बर्नौली थ्योरम। तो E1 बराबर E2 लिखेंगे, हम अपना रेफरेंस लेवल यहां मानेंगे, ये लाइन हमारा रेफरेंस लाइन होगा। हम 1 और 2 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो 1 पॉइंट पर प्रेशर, पीएडीएम, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, स्मॉल h, तो रो जी एच स्मॉल h, काइनेटिक 0, यहां की वेलोसिटी 0 है। 2 पॉइंट बताओ ये वाला पॉइंट और इसके जस्ट बाहर, और जस्ट बाहर है तो यहाँ का प्रेशर भी पीएडीएम, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल 0 क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पे है, हमने रेफरेंस लेवल यही माना बेटा इसी ऑरिफिस पर, और काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी। तो बताओ पीएडीएम कैंसिल, रो से रो कैंसिल, वी बराबर आ गया रूट के अंदर 2gh। ध्यान देना ये जो h है, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में जो h आता है, बताओ वो कंटेनर के अंदर लिक्विड की पूरी हाइट आती है कि ऑरिफिस के ऊपर की हाइट आती है, तो आपका जवाब होगा ऑरिफिस के ऊपर की हाइट आती है। हमेशा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स उस हाइट पे डिपेंड करेगा जो हाइट इस ऑरिफिस के ऊपर है, और ऑरिफिस के ऊपर कितनी हाइट तुमने मानी है, स्मॉल h, जबकि कंटेनर में टोटल हाइट लिक्विड की कैपिटल H है। तो जो स्मॉल h है वो हाइट एबव द ऑरिफिस, हाइट एबव द ऑरिफिस, नोट करिए। क्लियर है? अब जरा समझिए, एक सवाल जेई मेंस में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान सवाल। अच्छा आपको पता है इसी सवाल में हम ऐसे भी कर सकते थे, याद करो अभी हमने जो केस 1 किया था उसमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये आया था निकल के रूट 2gh अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का स्क्वायर। अगर स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत छोटा है तो दिस वैल्यू टेंडिंग टू 0,
तो V अप्रोक्सीमेट इक्वल टू √2GH, और ये हाइट बताओ, वो हाइट होगी जो ऑरिफिस के ऊपर की हाइट होगी। ठीक है, एक सवाल करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया था ये कंटेनर है और यहां पर एक ऑरिफिस बनाया गया है। टोटल हाइट 3 मीटर है लिक्विड कॉलम की। यहां तक लिक्विड भरा गया 3 मीटर हाइट तक। और ये हाइट दिया गया है 52.5 सेंटीमीटर। 52.5 सेंटीमीटर। यहां से लिक्विड जेट बाहर आ रहा है ऐसे। क्वेश्चन लिखें रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिखिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ऑरिफिस एंड कंटेनर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ऑरिफिस एंड कंटेनर is 0.1. Ratio of orifice and container, ratio of area of orifice of ratio of area of orifice and container is 0.1. आपको रेशियो दिया गया है ऑरिफिस के एरिया और कंटेनर के एरिया का 0.1। फाइंड स्क्वायर ऑफ, फाइंड स्क्वायर ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, find square of flow velocity of liquid, square of flow velocity of liquid coming out from the orifice, coming out from the orifice. Find square of the flow velocity of liquid, flow velocity of liquid coming out the orifice. तो यहां से जो लिक्विड पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहे हैं, ये हमको निकालना है। तो देखो भाई, ये हमको दिया है, ये हमें V स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले याद करो, ये हाइट हमें चाहिए होगी इसके ऊपर वाली। ये हाइट कितनी होगी, स्मॉल h। ऑरिफिस के ऊपर की हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा बताइए जरा, 3 मीटर माइनस ये हो गया 0.525 मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। तो ये बताओ 2.475, ये हो गया 2.475 सेंटीमीटर आ गया। इतनी हाइट आ गई मीटर में। अब बताओ, हमें अगर यहां से वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना है तो हमने क्या बताया था, एक पॉइंट यहां लेंगे और एक पॉइंट इस ऑरिफिस के जस्ट बाहर लेंगे 2 पॉइंट, और 1 और 2 पॉइंट के बीच में हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एक इक्वेशन बनाते थे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, याद है? अभी अभी ड्राइव किया। तो बताओ, ये रिजल्ट आता था वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स रूट के अंदर 2GH, ये वो हाइट जिस हाइट ऑरिफिस के ऊपर की हाइट लिक्विड कॉलम की, और रूट के अंदर 1 माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2G10H हो गया हमारा 2.475 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ये हो गया 0.1 का स्क्वायर, ये हो गया 0.1 का स्क्वायर। तो V स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 2.475, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01। और जरा आप इसे सॉल्व करके बताएं, ये लगभग अप्रोक्सीमेट, क्या ये 50 आ रहा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर? देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अब देखिए जरा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे रब कर रहे हैं बच्चों। लेकिन अगर ऑरिफिस एरिया ना दिया जाए तो हम लोग फिर ऑरिफिस एरिया को कंटेनर के एरिया की कंपेयर में नेग्लिजिबल मान लेंगे, फिर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स केवल √2gh हो जाएगा। एक सवाल दिया जा रहा है आपको कि मान लीजिए 2 इमिसिबल लिक्विड है, क्वेश्चन समझिए, 2 इमिसिबल लिक्विड है, यहां तक जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है और इस लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है। ये हैवी लिक्विड है, लाइटर लिक्विड है, और ये हाइट h कही गई है। यार ये हाइट भी h कही गई है, ये भी h है। हमने यहां पर 2 ऑरिफिस बनाए, एक ऑरिफिस यहां बनाया, यहां पर एक ऑरिफिस यहां बनाया, ऐसे हमने 2 ऑरिफिस बनाए हैं और दोनों ऑरिफिस स्मॉल ऑरिफिस हैं। अगर मैं ऑरिफिस के एरिया नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ऑरिफिस एरिया कंटेनर के एरिया के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। इसको हमने ऑरिफिस नंबर 1 कहा है। इससे जो लिक्विड जेट बाहर आएगा ऐसे ऐसे, तो यहां से जो पार्टिकल बाहर आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी v1, और यहां से जो लिक्विड जेट बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी हमने कही v2। तो हमसे वो ऑब्जेक्टिव में सवाल कर रहे हैं कि v1 और v2 का रेशियो बताइए। सवाल कर रहे हैं फाइंड v1 अपॉन v2। तो आप लोग जरा इसको पहले ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करता हूं। आप लोग ट्राई कर लीजिए पहले। ये 2 इमिसिबल लिक्विड है और हमने इस कंटेनर में रो डेंसिटी के 2 लिक्विड भर रखे हैं और हमको 2 ऑरिफिस से निकलने वाले लिक्विड जेट की वेलोसिटी निकालनी है। तो आप इसे ट्राई कर लीजिए, पहले मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, करिए। तो बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां एक पॉइंट अगर हम पकड़े, 1 पॉइंट, सॉरी इसको हम 1 पॉइंट बोल चुके हैं, इसे हम 2 पॉइंट बोल चुके हैं, इसको हम चलो 3 पॉइंट कह दे रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको 3 पॉइंट कह दिए। देखिए हमेशा एक पॉइंट फ्री सरफेस का लेंगे और एक ऑरिफिस के जस्ट बाहर का लेंगे, उनके बीच में लगाएंगे हम लोग बर्नौली थ्योरम। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v3। इसकी वेलोसिटी v3 बताओ 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि जितना लिक्विड पर सेकेंड यहां से नीचे आएगा, तो ये पॉइंट बताओ किस एरिया में है, ये कंटेनर का एरिया ए, तो 3 पॉइंट बताओ कैपिटल एरिया में, तो a इंटू v3 बराबर स्मॉल a इंटू v1। तो v3 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू v1, और स्मॉल a बहुत छोटा है तो दिस वैल्यू टेंडिंग टू 0, तो v3 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो आगे अब मैं डायरेक्ट ये मान लिया करूंगा कि अगर ऑरिफिस एरिया बहुत छोटा है, या क्वेश्चन में ऑरिफिस एरिया नहीं दिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि फ्री सरफेस पर या कंटेनर के अंदर कोई भी फ्लो हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कैपिटल ए एरिया के अंदर जो भी पार्टिकल होंगे उनमें कोई भी फ्लो वेलोसिटी कंसीडर नहीं करी जाएगी, राइट। अब मैं लगाने जा रहा हूं बर्नौली थ्योरम। तो देखो भाई, एक पॉइंट हमने ऑरिफिस के जस्ट बाहर और एक फ्री सरफेस पर पकड़ा, हम इन 2 पॉइंट के बीच में लगाने चले एनर्जी कंजर्वेशन, E1 बराबर E3। समझना बहुत अच्छे से, हमने रेफरेंस लाइन यही मान ली, यहीं पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यहां चलो बताओ प्रेशर यहां का, ये बताओ ऑरिफिस के बाहर आ गया है, जस्ट बाहर आया है, तो बताओ इसका प्रेशर PATM। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0? क्योंकि ये रेफरेंस लेवल पे है। इस पॉइंट का काइनेटिक होगा हाफ रो v1 का स्क्वायर बराबर
3 पॉइंट देखो फ्री सरफेस पर है, यहां का जो प्रेशर होगा वो पीएटीएम, पोटेंशियल एनर्जी समझो पोटेंशियल, तो यहां से बताओ कितना ऊपर है, एच, कौन सा लिक्विड है, रो, तो लिखेंगे रो जी एच। और बताओ काइनेटिक, तो 3 पॉइंट के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक 0। तो यहां से बताओ पीएटीएम, पीएटीएम कट गया, V1 की वैल्यू रूट के अंदर 2GH आ गई, ये बताओ बेटा V1 आ गया, यहां से हमने V1 निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब मैं V2 निकालने जा रहा हूं, तो ध्यान दो, अब हमने एक पॉइंट 2 पकड़ा और एक पॉइंट ये फ्री सरफेस पे 3 पकड़ा, हम लगाने चले 2 और 3 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, तो E2 बराबर E3, E2 बराबर E3, देखिए मैं लगाने जा रहा हूं, तो अब हम रेफरेंस लाइन यहां मान लेंगे, नीचे हम 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो ऑरिफिस के जस्ट बाहर आया और एक फ्री सरफेस, इनके बीच में बर्नौली थ्योरम लगाते समय अब हम रेफरेंस लाइन बताओ बॉटम पे मान लेंगे, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट यही है। तो बताओ 2 पॉइंट का प्रेशर पीएटीएम होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी हाफ, यहां गलती करते लोग, ध्यान देना, हाफ कौन सा लिक्विड बाहर आ रहा है, 2 रो डेंसिटी, तो हाफ 2 रो इनटू V2 स्क्वायर, यहां लोग जल्दबाजी में रो लिख देते हैं, जबकि यहां से निकलने वाला लिक्विड 2 रो डेंसिटी का है। अब आओ जरा यहां का प्रेशर पीएटीएम, पोटेंशियल एनर्जी समझो जरा, तो यहां से कितना ऊपर बताओ, पहले H ऊपर गए किस लिक्विड में, 2 रो में, तो यहां लिखेंगे 2 रो GH, 2 रो GH प्लस, फिर बताओ रो लिक्विड में H ऊपर गए तो प्लस रो GH, और काइनेटिक हो गया 0। देख लीजिए भाई, यहां से पहले 2 रो लिक्विड में H गए तो 2 रो GH, फिर रो लिक्विड में H गए तो रो GH, यहां से बताओ पीएटीएम से पीएटीएम कट गया, यहां बताओ ये 2 से 2 कटेगा, रो पूरे से कटेगा, तो V2 स्क्वायर बराबर ये आ रहा है 3GH, देख लो भाई। तो यहां से बताइए V2 की वैल्यू रूट के अंदर 3GH आ गया, ये V2 आ गया। तो अगर हमको रेशियो निकालना है V1 अपॉन V2, तो ये आ रहा है, देखो दोनों को डिवाइड कर दो, रूट के अंदर 2/3, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो V1 अपॉन V2 आ गया रूट के अंदर 2/3। अगला आर्टिकल देखेंगे, समझिए जरा, अब तक के डिस्कशन से हम इतना तो सीख ही गए हैं कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक कंटेनर में यहां पर हम बॉटम पर एक नोजल लगा दें, ऐसे ऐसे, ऐसे हमने नोजल लगा दिया थीटा एंगल पे, और इसमें लिक्विड H हाइट तक भरा गया है, और हम कंटेनर का एरिया, बेस एरिया का अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है
कि कंटेनर का एरिया बेस एरिया जो है वो ऑरिफिस के एरिया से बहुत बड़ा है। तो बताओ यहां से जो लिक्विड जेट बाहर आएगी ऐसे, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट के अंदर 2gh ऐसे। ये कैसे निकाला हमने? एक पॉइंट हमने यहां लिया होगा, एक पॉइंट हमने यहां जस्ट आउटसाइड लिया होगा, उनके बीच में लगाया होगा बर्नौली थ्योरम। अभी अभी करके गए हैं। जैसे ही बाहर आएगा तो ये यहां से प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में ऐसे जाएगा, ये लिक्विड जेट यहां से प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में यहां करेगा। हमसे वो सवाल कर रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एच मैक्स। हमसे कह रहे हैं कि इसकी रेंज बताइए क्या होगी। रेंज भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो बहुत आसान है। बताओ v निकल आया है, तो ये एक सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया कि ये लिक्विड जेट अब अंडर ग्रेविटी जाएगा। तो बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है? एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर की जगह 2gh और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2g कैंसिल, ये हाइट हो गई h साइन स्क्वायर थीटा, h साइन स्क्वायर थीटा। अब आओ जरा रेंज। तो रेंज बताओ क्या होती थी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। तो यू स्क्वायर हो जाएगा 2gh और ये बताओ साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आंसर हो जाएगा 2h साइन 2 थीटा। ये आंसर होगा, नोट करिए। आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब देखिए जरा, हम इस पर एक दो सवाल बर्नौली थ्योरम पर और करने जा रहे हैं। पहले सवाल लिखिए, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, क्वेश्चन लिखें, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg per meter cube, a liquid of density 800 kg per meter cube flowing in a tube, flowing in a tube, flowing in a tube of variable cross section, flowing in a tube of variable cross section, full stop बाद लिखें, if area of cross section, if area of cross section at point A, if area of cross section at point A is 4 centimeter square and at B is 2 centimeter square, and at B is 2 centimeter square, full stop बाद लिखें, if speed of liquid at point A, if speed of liquid at point A is 10 centimeter per second, if speed at point A is 10 centimeter per second, find पहला पार्ट रेट ऑफ फ्लो, पहला पार्ट रेट ऑफ फ्लो, दूसरा पार्ट प्रेशर डिफरेंस, दूसरा पार्ट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दूसरा पॉइंट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस भी बताना है, और पहले में पूछा था रेट ऑफ फ्लो। तो सुनिए ध्यान से,
एरिया बताओ कहां ज्यादा है, ए पर ज्यादा है, बी पर कम है, तो एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का हम ट्यूब मान ले रहे हैं। चलो ऐसे ऐसे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां की फ्लो वेलोसिटी वी ए, यहां की फ्लो वेलोसिटी वी बी, ऐसे लिक्विड है इसमें। हमसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो रेट ऑफ फ्लो निकालना है और फिर हमको ए और बी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस बताना है कि यहां का प्रेशर अगर पी ए है और यहां का प्रेशर पी बी है। अच्छा ध्यान दो, ये ना कह देना कि यहां का प्रेशर पी एटीएम है, ये ओपन ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब आगे भी है ऐसे, हम तो इसके बीच में कहीं बात कर रहे हैं, ये ट्यूब आगे भी ऐसे गया है, हम तो यहां बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमें ए और बी का प्रेशर डिफरेंस पहले निकालते हैं। चलो रेट ऑफ फ्लो पहला पार्ट, तो पहला पार्ट तो मुझे लग रहा है यही हो जाएगा। बताओ रेट ऑफ फ्लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये स्टडी स्टेट में है तो रेट ऑफ फ्लो, जितना लिक्विड की क्वांटिटी यहां से अंदर आएगी क्या उतनी इधर आगे बढ़ेगी? तो आप चाहें तो रेट ऑफ फ्लो को याद करो, हम लोग डीवी बाई डी टी बोलते थे रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो होता था वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो इसे आप चाहें तो लिख दें एरिया ए का, वेलोसिटी ए का, या एरिया बी का और वेलोसिटी बी का। तो हमें देखो ये दोनों चीजें दी गई हैं, तो रेट ऑफ फ्लो बराबर ये हुआ 4 इंटू 10⁻⁻⁴ और वेलोसिटी ए का है 10 इंटू 10⁻⁻²। तो ये देखो जरा 40 इंटू 10⁻⁻⁶, तो आप चाहो तो इसे लिख दो 4 इंटू 10⁻⁵। और ये बताओ हमारा वॉल्यूम पर सेकेंड मीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर आ गया है। ये हो गया डीवी बाई डी टी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, चलो हम यहीं से एक काम करते हैं, यहां पे फ्लो वेलोसिटी भी निकाल लेना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है एरिया ए का वेलोसिटी ए का बराबर होगा एरिया बी पर वेलोसिटी बी पर, लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो बताओ एरिया ए का कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ए पर कितनी है 10, एरिया बी पे 2 और वेलोसिटी बी, तो ये हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड निकलेगा, तो 40/2 20, तो वेलोसिटी बी का आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बताइए वेलोसिटी बी पर आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमको ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए और बी के बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाने चले। ए का प्रेशर पी ए, पोटेंशियल एनर्जी बताओ दोनों का लेवल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम लेवल में है, तो रेफरेंस लाइन हमने इसी को मान लिया। तो बताओ पोटेंशियल 0, इसकी काइनेटिक हाफ रो वी ए का स्क्वायर, बी पॉइंट पर पोटेंशियल प्रेशर पहले पी बी, पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ रो वेलोसिटी बी का स्क्वायर। तो हमको चाहिए पी ए माइनस पी बी, प्रेशर डिफरेंस। अच्छा यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? तो तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है तो यहां पोटेंशियल बराबर, तीनों एनर्जी का सम दोनों जगह बराबर होना है। जहां क्रॉस सेक्शन कम है वहां स्पीड ज्यादा है तो वहां का काइनेटिक ज्यादा है, तो अगर यहाँ का काइनेटिक ज्यादा पोटेंशियल बराबर ही है तो यहाँ प्रेशर को कम होना पड़ेगा, तभी तीनों एनर्जी दोनों पॉइंट पर बराबर हो पाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह बराबर हुई, तो जहां काइनेटिक ज्यादा वहां प्रेशर को कम होना पड़ेगा। तो यहाँ काइनेटिक ज्यादा है क्योंकि नैरो ट्यूब है, नैरो क्रॉस सेक्शन है, तो बताइए यहां पर हम कहेंगे कि स्पीड ज्यादा काइनेटिक ज्यादा तो प्रेशर कम, तो ए का प्रेशर ज्यादा बी का प्रेशर कम। चलिए खैर, तो यहां देखो हाफ रो वेलोसिटी बी का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ए का स्क्वायर, तो ये देखो हाफ रो हो गया 800, वेलोसिटी बी पर अब ये भी निकली है तो ये 20 का स्क्वायर माइनस ए पर है 10 का स्क्वायर,
लेकिन ये ध्यान दो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में -4। तो देखो भाई 11 हाफ, ये 800, 400, 100, 300 और ये 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 पूरा कटा तो ये बच रहा है 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस रहा होगा ए और बी के बीच में 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है। अगला सवाल देखो बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। एकदम क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सिंपल, एक इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से बनाया, एक इक्वेशन हमने एनर्जी कंजर्वेशन बर्नौली थ्योरम से बनाया। अब देखिए जरा, ध्यान दीजिए, आपने एक बार नोटिस करी होगी किसी टैप से जब वाटर बाहर आता है ऐसे, तो जरा सोचो यहां का पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट ले लें, मान लो यहां पर हम कोई वन पॉइंट ले लें, समझना जरा, तो इस वन पॉइंट का जो प्रेशर होगा बताओ वो PATM होगा, क्योंकि ये टैप से जस्ट बाहर आ चुका है तो ये एटमॉस्फेयर में आ गया। अच्छा, एक पॉइंट जब लिक्विड जेट नीचे आएगी, समझना, एक पॉइंट हम यहां ले लें, 2 पॉइंट, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूं, तो देखो यहां का प्रेशर भी PATM होगा, ठीक, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर में है। तो देखो वही होगा क्या, यहां की एनर्जी यहां की एनर्जी बराबर होनी है, तो ये एनर्जी बराबर कब होगी, देखो प्रेशर तो बराबर ही है। अब बचा पोटेंशियल और काइनेटिक। जैसे जैसे नीचे आ रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो बताओ जरा पोटेंशियल एनर्जी इसकी घट रही है, और पोटेंशियल अगर यहाँ की घट गई तो यहाँ की काइनेटिक बढ़ेगी, क्योंकि तीनों एनर्जी प्रेशर, पोटेंशियल, काइनेटिक का सम 1 पॉइंट पर 2 पॉइंट पे बराबर होना है। जब ये यहां है और यहां, तो प्रेशर बराबर है क्योंकि दोनों ओपन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, तो जहां पोटेंशियल ज्यादा वहां काइनेटिक कम, और जहां पोटेंशियल कम वहां काइनेटिक ज्यादा, यानी 2 पॉइंट पर स्पीड ज्यादा होगी। तो बताओ यहां पे अगर हम एक पॉइंट ले लें 2 पॉइंट, तो इसकी स्पीड V2, और यहां की स्पीड बताओ अगर V1 मान लें, तो कौन ज्यादा होगा? आप कह रहे हो सर V2 ज्यादा होगा और V1 कम होगा, तो जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां का एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो एरिया 2 पर कम होना चाहिए, एरिया 1 पे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से जब लिक्विड जेट नीचे आता है तो वो लिक्विड जेट ऐसे बताइए नैरो होता चला जाता है। ये नैरो क्यों होता चला गया? तुमने देखा होगा कभी टैप से वाटर जब नीचे आता तो ऐसे होता चला जाता है। क्यों होता जाता? ताकि नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े, और काइनेटिक तभी बढ़ेगी जब एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ का कम हो जाए। तो 1.1 यहाँ, 1.2 यहाँ, और इस टाइप से ऐसे वाटर आ रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखें, वाटर इज फ्लोइंग continuously from a tap, water is flowing continuously from a tap having a bore of internal diameter, यहां का डायमीटर दिया है, having a bore of internal diameter 8 into 10 to the power -3 meter, having a bore of internal diameter 8 into 10 to the power -3 meter. Calculate diameter of water stream
कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वाटर स्ट्रीम, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वाटर स्ट्रीम, यहां का डायमीटर निकालना है। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वाटर स्ट्रीम एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस दिया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 into 10 to the power minus 1 meter, at a distance of 2 into 10 to the power minus 1 meter below the tap, below the tap. Assume that water velocity, assume that water velocity, assume that water velocity as it leave the tap, as it leave the tap, यानी ये जो B1 है यहाँ पे जब ये टैप को छोड़ रहा है, as it leave the tap is 4 into 10 to the power minus 1 meter per second। तो हम ये B2 निकाल लेंगे। समझिए, पहले अच्छे सवाल पढ़ लो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप हैविंग ए बोर ऑफ इंटरनल डायमीटर 8 into 10 to the power minus 3 meter। Calculate the diameter of water stream at a distance 2 into 10 to the power minus 1 meter below the tap। Assume that water velocity as it leaves the tap is 4 into 10 to the power minus 1 meter per second। तो हमको पता क्या करना, हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना है, ये डायमीटर D2 निकालना है, और ये डायमीटर, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका डायमीटर D1 हमको दिया है। तो हमको पहले एक काम करो, ये B2 निकाल लो। B2 कैसे निकाला जाए, तो एक 1 पॉइंट एक 2 पॉइंट के बीच में हमने लगाया बर्नौली थ्योरम, E1 बराबर E2। 1 और 2 के बीच में हम लगाने चले बर्नौली थ्योरम। तो 1 पॉइंट पर बताओ प्रेशर कितना, PATM, पोटेंशियल कितना, तो बताओ रेफरेंस लाइन यहां मान लें नीचे बॉटम पर। तो यहां से एच हाइट दी गई है, तो रो जी एच काइनेटिक हाफ रो V1 स्क्वायर। बताओ 2 पॉइंट का प्रेशर, PATM, ये भी ओपन एटमॉस्फेयर, पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ रो V2 स्क्वायर। पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, PATM देखो कट गया, रो भी कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो V2 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2GH, ऐसे आ रहा है। V2 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2GH। चलो वैल्यू रख दीजिए। तो V2 स्क्वायर, V1 की वैल्यू ये है हमारा 0.4 का स्क्वायर, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट बोलो 0.2, ये देखो 0.16 प्लस ये बताओ 10 से 0.2 हुआ, ये हो गया 4, तो ये आ गया 4.16, ये आ गया B2 का स्क्वायर। तो B2 बताओ जरा जल्दी से, 2.04 आ जाएगा। तो ये आ गया देखो 2.04 मीटर पर सेकेंड, इसका रूट ले लिया, ये आ गया। अच्छा, अगर वेलोसिटी आ गई तो अब हम लगाने चले 1 और 2 पर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 B1 A2 B2। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि जितना लिक्विड का क्वांटिटी यहां से पर सेकंड आएगा उतना ही पर सेकंड यहां से जाएगा, तभी तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो A1 एरिया पाई बाई 4, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई बाई 4 डायमीटर का स्क्वायर, ये पाई बाई 4 डायमीटर 2 का स्क्वायर इंटू B2। पाई बाई 4 देखो हो गया कैंसिल। हमको यहां से D2 निकालने को कहा गया है, D2 नीचे डायमीटर, तो वैल्यू रखिए जरा। तो D1 डायमीटर कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर, ये देखो D1 स्क्वायर इंटू V1, और V1 की वैल्यू 0.4 दी गई है, बराबर D2 हमको चाहिए D2 स्क्वायर। B2 की वैल्यू ये आई है B2 2.04, देख लो भाई। तो जब आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा,
तो आप पाएंगे D2 बराबर 3.54 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, डायमीटर, यानी जो D2 आ रहा था वो निकल के आया 3.54 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये हो गया, ठीक है, नोट करो इसको बच्चों। इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स में एक क्लास में और लूंगा, उसके बाद विस्कोसिटी की एक क्लास होगी, उसके बाद 3 क्लास सरफेस टेंशन में। तो आप कनेक्टेड रहें। कल की क्लास में हम एक क्लास में हाइड्रोडायनेमिक्स और खत्म करेंगे, उसके बाद आपकी विस्कोसिटी स्टार्ट हो जाएगा, फिर सरफेस टेंशन। तो पूरा कवर करते रहें, पीछे का एक एक लेक्चर देखते चलें, कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रो का असाइनमेंट हमने दे दिया है, आप उसे ट्राई करते रहें, हम बहुत ही जल्दी उसका भी रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप उसे टेस्ट की तरह ट्रीट करें, आप समझें वो मेरा टेस्ट है। आप देखें कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। उनके आंसर मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, ताकि जब आप डिस्कशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप उसको टेस्ट की तरह ट्रीट करिए, ठीक है।